तो एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट टू द कस्टमर, मैनेजमेंट ऑफ यूजिंग द बारकोड। तो आसान होता है, फेस्टर टू चेंज प्राइसेस। अगर आपको किसी आइटम की प्राइस को अपडेट करना है तो सिर्फ आप स्टॉक में यानी सॉफ्टवेयर में ही कर दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। आपको हर प्रोडक्ट पर जा के नहीं करनी होगी। मच बेटर, मोर अप टू डेट सेल्स इन्फॉर्मेशन, आपको पता चलता रहेगा कि भाई आज कितनी चीज़ें बिकी हैं। नो नीड टू प्राइस एवरी स्टॉक आइटम, ठीक है, आपको हर आइटम में जा जाके उसके ऊपर प्राइस अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल की आसानी हो जाती है। कस्टमर की बाइंग हैबिट्स के बारे में पता चल जाता है, क्या ज़्यादा खरीद रहा है। अगर कोई चीज़ नहीं बिक रही तो आप जो चीज़ ज़्यादा बिक रही है उसके साथ रख दो, तो वो चीज़ बिकनी शुरू हो जाती है। कस्टमर को उसका फ़ायदा ये होगा कि फास्टर चेकआउट क्यूज होगा, जल्दी जल्दी कस्टमर फ्री हो जाएंगे, उनको ज़्यादा लंबी लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। एरर इन चार्जिंग कस्टमर के बिल्स वगैरह में गलती नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली होगा, तो फिर ज़ाहिर है कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होगा। कस्टमर को आइटमाइज बिल मिल जाएगा। कॉस्ट सेविंग कैन बी पास टू द कस्टमर का मतलब है कि पहले अगर 10 एम्प्लॉय रखे हुए थे तो बारकोड लगाने की वजह से काम तेज हो रहा है, तो एम्प्लॉय कम हो गए, उसकी जो सैलरी बच रही है उसका फायदा अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को कम करके, यानी उसका फायदा कस्टमर को जा सकता है। और बेटर ट्रैक ऑफ सेल बाय डेट्स, के हर डे के हिसाब से कितनी चीज़ें बिक रही हैं उसका आइडिया हो जाता है कि भाई ये जो चीज़ है, ब्रेड हो गई, अंडे हो गए, या कोई भी फ्रोजन आइटम हो गया, तो ये भी पता चल जाता है कि भाई ये कब से आया था और इसकी एक्सपायरी वगैरह क्या है। एप्लीकेशन एरिया है कि भाई बारकोड लाइब्रेरी में भी इस्तेमाल हो जाता है, बारकोड आपको एयरपोर्ट पे भी मिल जाएगा आपके बोर्डिंग पासेस में। तो ये वो एप्लीकेशन एरियाज हैं जहाँ बारकोड का इस्तेमाल हो सकता है। बारकोड के बाद एक नया कोड बना, क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। और ये फर्क कितना होता है कि जैसे बारकोड में तो वर्टिकल लाइन होती है, इसमें वर्टिकल नहीं होती, इसमें मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर होता है। अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि जो क्यूआर कोड है उसमें मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर है। तो एक तो इसका फर्क यह आ गया, फर्क पूछा जाता है कि भाई क्यूआर कोड क्या है। इट्स बेसिकली अ मैट्रिक्स ऑफ फिल्ड इन डार्क स्क्वायर ऑन लाइट बैकग्राउंड, यानी व्हाइट टू ब्लैक। तो ये कहाँ कहाँ आपको इस्तेमाल होगा, ये इसका एक फायदा, एक तो देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि डिफरेंस में कि ये 7089 डिजिट्स अपने अंदर स्टोर कर सकता है, जो कि ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू 30 डिजिट्स ऑन अ बारकोड। बारकोड में 30 डिजिट से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते डाटा, इसमें 7089 डिजिट स्टोर कर सकते हो, तो ये ज़्यादा स्टोरेज देता है। इसमें 3 लार्ज स्क्वायर होते हैं एट द कॉर्नर ऑफ द कोड, यानी इसमें जस्ट अ मिनट, तो यहाँ ईमेल जूम, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो होते हैं वो, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो तो स्क्वायर्स हैं, 1 2 3। तो ये फ्रेम के अंदर ठीक से आ जाए अलाइनमेंट के लिए, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है, ये बताया उसने। ये कहाँ कहाँ एप्लीकेशन एरिया, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग में इस्तेमाल हो सकता है, ऑटोमेटिक एक्सेस टू अ वेबसाइट, और स्टोरिंग बोर्डिंग पासेस इलेक्ट्रॉनिकली। ये 3 जगह हैं जहाँ पे ये क्यूआर कोड इस्तेमाल हो सकता है। इसमें फायदा ये होता है, पहले आपको जमाने में लोग कार्ड देते थे मिलते हुए, तो फिर आप उस कार्ड पे उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, ये सब होता था। अब अगर आप एक कार्ड दो और उस कार्ड में सिंपल इस तरह का बारकोड हो, तो आप अपने मोबाइल से उसको स्कैन करो, तो आपको वो वेबसाइट पे ले जाएगा उस बंदे की, यानी उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका ऑफिस, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें बारकोड के जरिए आ जाती हैं। अजान शुरू हुई है, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आ जाते हैं इसके, एक सवाल आ सकता है कि भाई क्यूआर कोड स्कैन कैसे करते हैं, हाउ क्यूआर कोड स्कैन आता है। तो आप कह सकते हो पॉइंट द फोन और टैबलेट कैमरा एट द क्यूआर कोड, ये तो मोबाइल फोन में होता ही है आपके पास। ऐप विल नाउ प्रोसेस द इमेज टेकन बाय द कैमरा, कन्वर्टिंग द स्क्वायर इनटू रीडेबल डाटा। तो फिर ज़ाहिर है ऐप जो है उस इमेज को प्रोसेस करती है। ब्राउजर सॉफ्टवेयर, जो आपका सॉफ्टवेयर होगा मोबाइल फोन का, वो आपको लेके चला जाएगा वेबसाइट के ऊपर क्यूआर कोड को रीड करने के बाद। तो ब्राउजर सॉफ्टवेयर ऑन द मोबाइल फोन ऑटोमेटिकली रीड द डाटा जनरेटेड बाय द ऐप। ऐप जो भी डाटा जनरेट करेगी उसका यूआरएल जनरेट करेगी बेसिकली, और उससे वो आपको वेबसाइट पे लेके चला जाएगा।
और फिर आपके पास क्यूआर कोड अगर ऐसा है, और फिर उसके बाद आपको ले जाएगी वेबसाइट पे, और अगर कोई टेलीफोन नंबर होगा तो वो आपको आपकी फोन की ऐप पे ले जाएगा ताकि आप उसको डायल कर सको। अगर क्यूआर कोड पे बोर्डिंग पास है तो वो आपके टेली उस पे फोन पे या टैबलेट पे आ जाएगा, तो आप उसको स्कैन करके आगे एक्सेस कर सकते हो। एडवांटेज ऑफ क्यूआर कोड की अगर हम बात करें तो इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा होल्ड कर सकता है और इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। तो एक तो ये इसका फायदा हो गया। दे आर इजियर टू रीड, ये आसान होते हैं रीड करने के लिए बारकोड के मुकाबले में, क्योंकि बारकोड में आपने देखा होगा अक्सर कि आप जब पीओएस टर्मिनल पे खड़े होते हो तो बार बार वो कोशिश करता है और रीड नहीं होता, तो फिर उसको दोबारा से मैनुअली इंटर करना होता है। इजी टू ट्रांसमिट क्यूआर कोड एज अ टेक्स्ट और इमेज, यानी इमेज के तौर पे आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप ऐप तो आप लोग इस्तेमाल करते ही हो। इट इज पॉसिबल टू इनक्रिप्ट क्यूआर कोड, इनक्रिप्ट कर सकते हो जिससे वो प्रोटेक्टेड वे में रह सकते हैं ट्रेडिशनल बारकोड के मुकाबले में। डिसएडवांटेज हो सकता है कि मोर देन वन क्यूआर फॉर्मेट इज अवेलेबल, एक से ज्यादा फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, तो प्रॉब्लम आ सकती है कि कौन सा वाला आप इस्तेमाल कर रहे हो। और एक बड़ा मसला है इसके अंदर ये कि क्यूआर कोड मैलिशियस कोड भी ट्रांसमिट कर सकता है, जैसे अटैकिंग में कहता है कि मैं एक ना वायरस बनाऊं, एक वायरस बनाऊं या मैं कोई ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जिसका मकसद आपको हार्म पहुंचाना हो, और वो कोड मैं मार्केट में या कहीं ना कहीं पब्लिक एरिया पे लगा दूं ये कह के कि फ्री वाईफाई के लिए इस कोड को स्कैन करो। तो अब यूजर तो ये सोचेगा उसको फ्री वाईफाई मिलना है, लेकिन अगर वो उस कोड को स्कैन कर लेगा तो पता चला कि भाई क्या हुआ कि व्हेन द कोड इज स्कैन इट इज पॉसिबल द क्रिएटर ऑफ द malicious कोड कुड गेन एक्सेस टू एवरीथिंग ऑन द यूजर फोन, तो फिर वो आपके फोन को हैक कर सकता है। तो ये वाली चीज भी एक बड़ा इशू हो सकती है, तो इससे भी बच के रहना है। फिर क्यूआर कोड के अंदर एक नई चीज आती है फ्रेम क्यूआर कोड, और ये क्या करता है, कहता है फ्रेम क्यूआर कोड कम विद अ कैनवस एरिया, यानी ये वाले क्यूआर कोड के अंदर आपको बीच में एक लोगो मिलेगा। तो कहता है ना इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आप ग्राफिक या इमेज डाल दो, और ये वाले जो फ्रेम क्यूआर कोड होते हैं ये फ्री नहीं होते, लाइक दे आर नॉट फ्री ऑफ चार्ज। तो इसको बनाने के लिए यानी कोई कंपनी जो भी होती होगी वो आपसे पैसे लेती है। तो आ सकता है 2 मार्क का कि भाई फ्रेम क्यूआर कोड क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि फ्रेम क्यूआर कोड वो होता है जिसमें कैनवस एरिया होता है जहाँ पे आप ग्राफिक और इमेजेस जो हैं वो इंक्लूड कर सकते हो, और दे आर नॉट द फ्री वन। क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होती हैं आपको, क्यूआर और बारकोड जो है? हमजाइन, माहा। पुराने जमाने में ट्रेडिशनल कैमरा इस्तेमाल होता था जिसको माइक्रो फिल्म कैमरा कहते थे, उसके बाद ये वाला कैमरा आ गया। अब इस वाले कैमरे का फायदा ये हुआ कि ये आपको बहुत अच्छी बेटर क्वालिटी पिक्चर देता है। ये आपको जो है ना नंबर ऑफ पिक्चर्स इसमें बहुत सारी ले सकते हो आप एक्सडी कार्ड लगा के, और इसमें प्रीव्यू भी हो सकता है, तो ये तो इसका फायदा था। एक सवाल जरूर आता है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है कि द कैमरा आर कंट्रोल बाय एम्बेडेड सिस्टम विच कैन ऑटोमेटिकली कैरी आउट द फॉलोइंग टास्क। तो आप ये कह सकते हो कि सवाल ये बनता है कि व्हाट आर द टास्क कैरिड आउट बाय द एम्बेडेड सिस्टम इन माइक्रो इन कैमरा, व्हाट आर द टास्क कैरिड आउट बाय एम्बेडेड सिस्टम इन कैमरास। तो ये वाला जो सवाल है इसका जवाब ये होता है कि आपका जो कैमरा है उसके अंदर जो एम्बेडेड सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो शटर स्पीड को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, इमेज को ऑटोमेटिकली फोकस करता है, फ्लैश गन अप्रोप्रिएट लाइट अगर मौजूद होगी तो लाइट फ्लैश नहीं करेगा, अगर अप्रोप्रिएट लाइट मौजूद है तो अगर नहीं है तो फ्लैश करेगा, और अगर मौजूद नहीं है तो फिर फ्लैश नहीं करेगा। अपर्चर साइज से आपकी पिक्चर की अगर मैं आपको शो करूं कि अपर्चर साइज इस तरह से होता है कि इसमें जो अपर्चर होता है उसका साइज फ्रेम के हिसाब से कम या ज़्यादा करता है लेंस, तो उसी हिसाब से आपके पास पिक्चर जो है वो खिंचती है। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि अपर्चर होता किस तरह से है। यहाँ देख सकते हो ये अपर्चर होता है इसका ना कैमरे के अंदर। तो ये अपर्चर अगर आप देखो f8.0 f5.6 4.0, तो ये अपर्चर का साइज होता है। तो इसके हिसाब से जैसे कह रहा है कि जिस तरह से खुला हुआ है तो वेरी लार्ज है,
डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो उसकी बहुत स्मॉल हो जाएगी, तो इसमें कुछ फोकस नहीं हो पा रहा होगा। अगर आप गौर से देखो, ये नीचे आपको पिक्चर भी नजर आ रही है, ये मैं पिक्चर खोल के देख लेता हूँ कि अपर्चर साइज का फोटोग्राफी में ये काम होता है कि किस तरह से किसी चीज़ को, जैसे आ रहा है ना, तो अगर वाइड अपर्चर है तो सिर्फ जो बीच की चीज़ है उसको फोकस कर रहा है वो, ठीक है, बाकी को ब्लर कर रहा है। ये देखो, ये अपर्चर दिखा रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है आपके सामने अपर्चर जो है। और इसके जिस तरह जितने हिस्से पे ये खुल रहा होता है, ठीक है ना, जैसे लार्ज अपर्चर है तो इस तरह से नज़र आ रहा है, मीडियम है तो इस तरह से आ रहा है, स्मॉल है तो इस तरह से इसकी पिक्चर आ रही है। तो यहाँ पे एक पिक्चर और भी आ रही थी जो भी कैट्स की आ रही थी ना पीछे हमारे पास, जैसे ये देख लो। अब क्या फर्क नजर आ रहा है, लार्ज अपर्चर है तो पीछे बोके मोड होता है ना, जैसे पीछे चीजें ब्लर हो रही होती हैं, और स्मॉल अपर्चर होता है तो आपको बहुत शार्प नजर आ रही है चीजें, ठीक है ना। तो ये एक चीज होती है अपर्चर, जिसके एडजस्ट करने के ऊपर आपको डिफरेंट साइज ऑफ फोटोग्राफी नजर आती है। ये कह रहा है ना साइज ऑफ अपर्चर, लार्ज वर्सेस स्मॉल, तो ये जितना ज़्यादा छोटा होता चला जाएगा आपकी जो है, जैसे यहाँ देखो ये नज़र आ रहा है हाउ अपर्चर चेंजेस एक्सपोजर, तो ये एक्सपोजर चेंज हो रहा है 2.8 है तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस शो कर रहा है। तो इसमें एक आ रही थी तस्वीर नीचे, हाँ चली गई, वो एक कैट की तस्वीर आ रही थी ना उसके अंदर। तो ये इस तरह से होता है, क्रॉप्ड है 32 के ऊपर और f/4 के ऊपर कितनी है, तो ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं जो इसने से यहाँ पे दिखाई हैं। तो अपर्चर साइज को कम ज़्यादा करने से आप देख सकते हो कि इमेज ब्लर भी हो सकती है या शार्प भी हो सकती है। तो ये चीज़ जो है ना उसने वहाँ पे दिखाई थी, वैसे यहाँ दिखा रही, जैसे ये देखो ना नीचे ये जो आ रही है कैट की तस्वीर, तो सबसे कम अपर्चर दिया तो बड़ी क्लियर है, और अगर यहाँ देखो सबसे ज़्यादा अपर्चर खुला हुआ है तो पीछे ब्लर हो रही है, तो ये अपर्चर का इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। तो आपको खैर इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और एडजस्ट करता है साइज ऑफ इमेज को। और रेड आई रिमूवल आपने देखा होगा पुरानी तस्वीरों के अंदर, आंखों में रेड रेड सी जो वो आती थी, पॉइंट आ रहा होता था, तो ये काम डिजिटल कैमरा कर रहा होता है। तो इसमें जो है ना, इसकी मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा अभी, व्हाट हैपन व्हेन अ फोटोग्राफ इज टेकन। तो इसमें ऐसा ही होता है कि भाई जब तस्वीर ली जाती है तो होता क्या है, तो जब तस्वीर ली जाती है तो होता यह है कि नंबर वन, जो अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हम भी अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो हम कैसे देख पाते हैं, हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। आंखों को अगर हम बंद कर लें तो हम नहीं देख पाए। और रोशनी का बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई, हम तो आंख खोल के देख रहे हैं लेकिन रोशनी नहीं है तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा। तो बेसिकली हम जब किसी भी चीज़ को देख पाते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से देख पाते हैं। जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है तो यानी लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है ना, तो जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की तस्वीर हमारी आंखों में पीछे बन जाती है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो कहता है कि किस तरह से बनती है, व्हाट हैपन व्हेन अ फोटोग्राफ इज टेकन। तो इमेज इज कैप्चर्ड व्हेन लाइट पासेस थ्रू द लेंस ऑन टू लाइट सेंसिटिव सेल, यानी जो कैमरे का लेंस है उसके अंदर से जब लाइट पास होती है, ठीक है ना, तो वो लाइट सेंसिटिव एलिमेंट पे पड़ती है, जिसको आप चार्ज कवर डिवाइस कहते हो। और चार्ज कवर डिवाइस का काम ये होता है कि वो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। ये जो लाइट आ रही होती है इसको बाइनरी के 0-1 पैटर्न में, तो जब वो पड़ती है तो उसमें जब आप कह रहे हैं ना कि लाइट पास थ्रू द लेंस ऑन टू लाइट सेंसिटिव सेल, अब एक सेल जो होगा यानी चार्ज कवर डिवाइस होगा, चार्ज कवर डिवाइस कुछ इस तरह से होती है, स्क्रीन आ रही है सामने आपके, चार्ज कवर डिवाइस देखो ये आ रही है आपके पास में। तो चार्ज कवर डिवाइस इस तरह होती है, यानी आपको सामने नजर आ रहा है कि उसके अंदर एरेज होती हैं, जैसे ये देखो, ये देखोगे ना, ये पिक्सल्स पे अंदर बनी हुई होती है। तो ये चार्ज कवर डिवाइस है। तो ये बेसिकली डाटा को स्टोर करती है, यानी जो इमेज पढ़ रही होती है उसको पिक्सल की फॉर्म में अपने पास स्टोर करती है। डाटा पिक्सल की फॉर्म में आ रहा होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये क्या करता है, चार्ज कवर डिवाइस जो है उसको स्टोर करता है। ईच ऑफ सेंसर आर ऑफन रेफर्स टू एज पिक्सल। तो पिक्सल क्या है, पिक्सल इज अ पिक्चर एलिमेंट, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि किसी भी तस्वीर को बनाने के लिए आपको पिक्सल बड़ा जरूरी होता है। जैसे ये तस्वीर आ रही है ना आपके पास, तो कोई भी तस्वीर बनेगी तो इसके ऊपर हर एक स्क्वायर एक पिक्सल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। फिर क्या कहता है कि दे आर वेरी टाइनी कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। द इमेज इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इमेज जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक चार्जेस में, और फिर वो एडीसी के जरिए गुजरती है। जो तस्वीर आ रही होती है वो एनालॉग होती है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में। द एडीसी कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम ईच पिक्सल इनटू लेवल ऑफ ब्राइटनेस इनटू डिजिटल फॉर्मेट, यानी अब जो तस्वीर आई है, जो कैप्चर्ड हुई है,
वो पिक्सल की फॉर्म के अंदर आपके पास स्टोर हो जाएगी इन अ लेवल ऑफ ब्राइटनेस। अब आपको ये पता, कहते हैं ना फॉर एग्जाम्पल 8 बिट एडीसी गिव 2 की पावर 8 पॉसिबल ब्राइटनेस लेवल, यानी आपके पास तकरीबन ब्राइटनेस लेवल 256 पॉसिबल कॉम्बिनेशन के हो सकते हैं। बाकी ये तो आपको पता था कि 3 कलर का इस्तेमाल होता ही है। आप इमेज जब बनाते हो, आपने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि कोई भी तस्वीर जब बनती है तो उसमें 3 प्राइमरी कलर का इस्तेमाल होता है, रेड ग्रीन ब्लू। तो कहता है कि जिसमें से हर एक पिक्सल का मतलब है, अगर रेड है तो वो 256 वैल्यू देती है, ग्रीन भी 0 से लेकर 255 तक 256 वैल्यू देगी, और ब्लू भी। तो कहता है अगर आप ऑरेंज का शेड पड़ता है, अगर आपने कोई तस्वीर खींची जो ऑरेंज कंपोनेंट अपने अंदर रख रहा है, तो उसके अंदर जो वैल्यू होगी रेड की वो होगी 215, 165 और 40। ठीक है। तो ये वैल्यू होती है ऑरेंज को बनाने की। तो वो ऑरेंज उस चार्ज कपल डिवाइस पे, ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है, जो पिक्चर नजर आ रही है, कुछ इस तरह आ रही होती है, यानी चार्ज कपल डिवाइस पे ऑरेंज इस तरह आ रहा होता है। और उस ऑरेंज के पीछे बेसिकली आपके पास रेड 215, ग्रीन 165 और ब्लू 40 इस्तेमाल हो रहा होता है। नंबर ऑफ पिक्सल डिटरमाइन द साइज ऑफ फाइल, ज़ाहिर है जितने नंबर ऑफ पिक्सल होंगे उस हिसाब से फाइल का साइज कैलकुलेट होगा, आपने देखा था। और क्वालिटी ऑफ इमेज डिपेंड ऑन द रिकॉर्डिंग डिवाइस, यानी जो कैमरे का लेंस है उसके ऊपर बड़ा डिपेंड कर रहा होगा, और सेंसर का एरे कितना है। अगर नंबर ऑफ सेंसर एरे ज्यादा होंगे तो पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। द नंबर ऑफ पिक्सल यूज, मोर पिक्सल यूज द बेटर इमेज, एंड द लेवल ऑफ लाइट एंड हाउ द इमेज इज स्टोर्ड। तो इसमें यह है कि आप कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हो। अगर रॉ करोगे तो रॉ में बहुत अच्छी आएगी, और जब पैक करोगे तो डेफिनेटली फाइल का साइज कुछ ना कुछ लूज हो जाएगा। जो मोबाइल फोन हैव अ कॉट अप विद अ डिजिटल कैमरा एज रिगार्ड नंबर ऑफ पिक्सल, यानी मोबाइल फोन के जो कैमरा होते हैं वो नंबर ऑफ पिक्सल पर डिपेंड करते हैं। तो ड्रॉबैक ये होता है कि उनका जो लेंस होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, नॉर्मली मोबाइल फोन में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, डीएसएलआर के मुकाबले में कंपैरेटिवली थोड़ा लो होता है। तो उसकी वजह ये होती है कि लिमिटेड मेमोरी ऑफ स्टोरेज होती है। बट दिस इज फास्ट चेंजिंग एंड द टाइम ऑफ राइटिंग, यानी ये जब किताब लिखी जा रही होगी तो मैनी स्मार्टफोन्स नाउ हैव वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑप्टिक्स एंड फोटोग्राफी सॉफ्टवेयर। तो फिर अब तो आपके सामने भी नजर आ रहा है कि मोबाइल फोन कैमरास के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल फोन्स के अंदर, स्मार्टफोन्स के अंदर कैमरा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसमें एग्जाम्पल दे रहा है कि एक इमेज है, जब वो लेंस से होके गुजरेगी तो सीसीटी में जाके वो इमेज बनाएगी, वो इमेज आगे जाके एडीसी से कन्वर्ट करेगी उसको बाइनरी के अंदर, और आपके पास जो है वो तस्वीर स्टोर्ड हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ बाइनरी डाटा। तो ये डायग्राम है कि डिजिटल कैमरा कैसे काम करता है। क्या यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर है?